आज हम एक ऐसे नाम पे बात करने वाले हैं जो ट्रैवल, एडवेंचर और शायद सपनों को हकीकत में बदलने का प्रतीक बन गया था, अनुनय सूद। लेकिन ये चर्चा सिर्फ उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। कुछ ही दिन पहले 6 नवंबर 2025 को उनके अचानक गुजर जाने की खबर ने पूरी डिजिटल दुनिया को एक तरह से झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। तो आज जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम उनके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से फोर्ब्स की लिस्ट तक की कहानी, और शायद ये भी कि जब एक क्रिएटर चला जाता है तो पीछे क्या रह जाता है। सही। और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। एक डिजिटल युग में जब किसी का काम, उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें, वो सब हमेशा के लिए इंटरनेट पर हैं, तो उनकी विरासत का मतलब क्या होता है। आज हम अनुनय सूद की कहानी को सिर्फ एक जीवनी की तरह नहीं, बल्कि इसी सवाल के चश्मे से देखेंगे कि उनका कंटेंट इतना खास क्यों था और उसका असर कितना गहरा था। बिल्कुल। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो उनके करियर की शुरुआत है। अच्छा। हम सब उन्हें एक ग्लोबल ट्रैवलर के तौर पे जानते हैं, लेकिन कहानी वहां से शुरू नहीं होती। उनका जन्म 16 जून 1994 को हुआ, स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और फिर उन्होंने नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑटोमोबाइल और ऑटोमेटिक मैकेनिक्स टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। राइट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। हाँ, ये एक दिलचस्प विरोधाभास जैसा लगता है ना? एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो दुनिया घूम रहा है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो शायद ये विरोधाभास है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कैसे? देखिए, उनकी पढ़ाई उनके पैशन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। अगर आप उनका कंटेंट देखें तो सुपर कार्स, रोड ट्रिप्स, ड्राइविंग का जो अनुभव है, हाँ, वो बहुत दिखता था। वो उनके वीडियोस का एक बहुत अहम हिस्सा था। उनके लिए कारें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं थीं, वो खुद मंजिल का हिस्सा थी। तो ये सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि एक ऐसी फील्ड थी जिसकी उन्हें गहरी समझ थी। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जहां दूसरे इन्फ्लुएंसर्स कहते देखिए क्या शानदार गाड़ी है, अनुनय शाहिद कहते इस गाड़ी का टॉर्क पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, इसलिए आराम कम मिलेगा। यही छोटी छोटी तकनीकी बातें थी जो दर्शकों को भरोसा दिलाती थीं कि ये व्यक्ति सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा। सही बात है। इसे सच में इन चीजों की समझ है। इससे उनका कंटेंट और ज्यादा ऑथेंटिक लगता था। लेकिन क्या इस तकनीकी समझ की वजह से उनका कंटेंट कभी-कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो जाता था? अच्छा सवाल है। क्या उन्होंने आम दर्शक को खोने का जोखिम नहीं उठाया, जो सिर्फ खूबसूरत लोकेशन देखना चाहता है, इंजन की बातें नहीं सुनना चाहता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और शुरुआत में शायद ऐसा लगा भी हो, लेकिन लंबे समय में इसी चीज ने उनकी एक वफादार कम्युनिटी बनाई। अच्छा। वो लोग जो सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि पूरा अनुभव चाहते थे, वो उनसे जुड़े। उन्होंने साबित किया कि आपको सबके लिए कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने नीश के लिए ईमानदारी से कंटेंट बनाते हैं तो दर्शक आपको ढूंढ ही लेते हैं। और दर्शकों ने उन्हें सच में ढूंढा। 46 देश। हाँ। सोचकर ही लगता है कि उन्होंने 31 साल की उम्र में वो सब देख लिया था जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। बिल्कुल। उनके व्लॉग्स सिर्फ ट्रैवल डायरी नहीं, बल्कि सिनेमैटिक फिल्में होती थी। और इसी काम का नतीजा था कि फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें लगातार 3 साल 2022, 2023 और 2024 में अपने टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में जगह दी। और फोर्ब्स की लिस्ट में लगातार बने रहना सिर्फ अच्छे कंटेंट से मुमकिन नहीं है। डिजिटल दुनिया में जहां ट्रेंड्स हर हफ्ते बदलते हैं, हर हफ्ते, सही कहा, वहां 3 साल तक अपनी जगह बनाए रखना उनकी बिजनेस की समझ को दिखाता है। इसका असली महत्व तब समझ आता है जब हम डिजिटल दुनिया के ट्रेंड्स को देखते हैं। कई क्रिएटर्स आते हैं, वायरल होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हाँ, गायब हो जाते हैं। अनुनय की कामयाबी उनकी निरंतरता में थी। और इस निरंतरता के पीछे एक मजबूत बिजनेस मॉडल की जरूरत होती है। बिल्कुल। जो हमें उनकी दूसरी पहचान की ओर ले जाता है, एक उद्यमी की। बिल्कुल। उनकी जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी करीब 7 से 10 करोड़ रुपए, और वो मेटा सोशल FZ LLC नाम से अपनी एक डिजिटल एजेंसी भी चलाते थे। बिल्कुल। और इस एजेंसी का नाम भी बहुत कुछ कहता है। नाम में FZ LLC होना
ये बताता है कि ये शायद दुबई के किसी फ्री जोन में रजिस्टर्ड थी। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका विजन और बिजनेस ऑपरेशंस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, वो ग्लोबल सोच रहे थे। मतलब ये सिर्फ एक साइड बिजनेस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो इंजन था जो उनके बड़े बड़े ट्रैवल प्रोजेक्ट्स को फ्यूल कर रहा था। मीडिया पर इसकी पुष्टि की और इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। जो बात इस खबर को और भी ज्यादा मार्मिक बना देती है वो है उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। हाँ, मैंने भी देखी। उन्होंने एक लग्जरी कार शो की तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, स्टिल कांट बिलीव आई स्पेंड द वीकेंड सराउंडेड बाय लेजेंड्स एंड ड्रीम मशीन्स। उनके आखिरी शब्द भी उन्हीं सपनों और मशीनों के बारे में थे जिनसे उन्हें प्यार था। ऐसा लगता है जैसे समय ने उस एक पल को हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया हो। बिल्कुल। और यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पुलिस के मुताबिक उनकी मृत्यु नॉन क्रिमिनल हालातों में हुई, यानी इसमें किसी तरह के अपराध का शक नहीं है। मौत का आधिकारिक कारण अभी पब्लिक नहीं किया गया है। इसलिए किसी भी तरह की अटकलों से बचना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है जगह लास वेगस। हाँ। ये शहर अपनी चकाचौंध, बड़े इवेंट्स और ऑटोमोबाइल कल्चर के लिए जाना जाता है। ये जगह अनुयायी की ब्रांड इमेज और कारों के प्रति उनके जुनून से पूरी तरह से मेल खाती है। सही। यह इस दुखद घटना को और भी मार्मिक बना देता है कि वो शायद अपनी पसंदीदा जगहों में से एक में अपना पसंदीदा काम कर रहे थे। ये सब जानने के बाद, खासकर उनकी इतनी कम उम्र में जाने की खबर, एक ही सवाल मन में आता है कि हम उन्हें कैसे याद रखेंगे। उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत सिर्फ उनके वीडियोस या फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं है। उनकी विरासत उस सोच में है जो उन्होंने अपनी पीढ़ी को दी। उन्होंने दिखाया कि पैशन को प्रोफेशन बनाया जा सकता है। हाँ। उन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके पास एक कैमरा, एक सपना और मेहनत करने का जज्बा है तो आप पूरी दुनिया को अपना कैनवस बना सकते हैं। वो सिर्फ खूबसूरत जगहों की तस्वीरें नहीं दिखाते थे, उनकी कहानियों में हमेशा एक गहरा संदेश होता था। बिल्कुल। अपने डर से आगे निकलने का, अकेले यात्रा करने का और खुद को खोजने का। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को ये यकीन दिलाया कि दुनिया सिर्फ नक्शे पर देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। और उनके जाने के बाद क्रिएटर कम्युनिटी और उनके फैंस की प्रतिक्रिया ने ये साफ कर दिया कि उनका असर कितना गहरा था। बहुत गहरा। लोगों ने जिस तरह उन्हें श्रद्धांजलि दी वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं थी, वो एक प्रेरणा स्रोत के लिए थी। आज भी लोग उनके पुराने वीडियो पर कमेंट करते हैं जैसे वो अभी भी उनसे बात कर रहे हों। ये दिखाता है कि उनका बनाया हुआ कंटेंट अब सिर्फ कंटेंट नहीं रहा, वो एक याद बन गया है, एक डिजिटल स्मारक। तो आज हमने अनुनय सूद के सफर को देखा, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो एक ग्लोबल डिजिटल आइकन बना और जिसकी जिंदगी दुखद रूप से बहुत जल्दी खत्म हो गई। उनकी कहानी जुनून, बिजनेस की समझ और एक ऐसी डिजिटल विरासत की है जो उनके जाने के बाद भी जिंदा है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अनुनय सूद की कहानी एक बड़े सवाल को जन्म देती है। एक डिजिटल युग में जब एक क्रिएटर का काम हमेशा के लिए मौजूद रहता है तो उनके जाने के बाद उस कंटेंट के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल जाता है? बहुत गहरा सवाल है। उनका प्रोफाइल अब एक एक्टिव अकाउंट नहीं बल्कि एक डिजिटल स्मारक है जो उनके जुनून के शिखर पर हमेशा के लिए स्थिर हो गया है। 21वीं सदी में यादों को संजोने और किसी को याद रखने के हमारे तरीके के लिए इसका क्या मतलब है?